Drama is an imitation of an action performed by actors on stage aiming to evoke emotions such as pity and fear and bring about catharsis in the audience. This is a famous, I should say, definition of drama taken from Poetics given by Mr. Aristotle. And today we will be discussing about drama in, I should say, in every minute detail. Good morning, everybody. My name is Gaurav Sharma, and I am welcoming you on Literature Adda. तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, वो क्या है? वो है ड्रामा। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है ड्रामा, है ना? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रामा जैसे किसी भी शब्द का जो है उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, है ना, किस लैंग्वेज से आया और क्या एक्चुअल वर्ड है, उसका क्या एक्चुअल मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसे सोनेट जो है वो सोनेटो से निकल के आया है ना, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार ड्रामा भी कहीं ना कहीं से निकल के आया होगा। तो ड्रामा ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, ठीक है, और जो सोनेट था वो इटालियन वर्ड से निकल के आया था, सोनेटो से, है ना। तो जो ड्रामा है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है जिसका नाम है ड्राओ, है ना। और ड्राउ का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, है ना, कुछ करना, एक्ट करना, है ना, उसको कहते हैं ड्राउ, है ना। तो ड्रामा निकल गया है ड्राउ से, कौन सी लैंग्वेज के शब्द से? ग्रीक भाषा के शब्द से, है ना। और जिसका अर्थ होता है टू डू और टू एक्ट, है ना, याद रखना। अब ये एक लिटरेचर का फॉर्म है ना। ड्रामा लिटरेचर की एक ऐसी फॉर्म है जिसको स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है, एक्ट किया जाता है। वो अलग बात है कि समय के साथ इसका भी इवोल्यूशन हुआ और एक और प्रकार का ड्रामा बना जिसको बाद में क्लोजेट ड्रामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लोजेट से आपको समझ आ रहा होगा, क्लोज। क्लोज इज समथिंग, आई शुड से नॉट ओपन, है ना। मतलब कोई भी ऐसा ड्रामा जिसे आप कह सकते हो अकेले में बैठ के पढ़ सकते हो, है ना, जो रिटायरिंग स्पेस में पढ़ने के लिए हो, और इस प्रकार के ड्रामा को जो है स्टेज पे प्रेजेंट नहीं किया जाता, है ना। तो इनको क्लोजेट ड्रामा के नाम से जाना जाता है। इनमें कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जॉन मिल्टन का सैमसंग एगोनिस्ट हुआ, है ना। तो ये इसका एक विशेष एग्जांपल, ठीक है। तो मेनली शुरुआती समय में जो ड्रामा हुआ करता था वो स्टेज पे परफॉर्म होने के लिए लिखा जाता था, और बाद में उसको कह सकते हैं जो एम्पी थिएटर्स होते थे, जो थिएटर्स होते थे, है ना, वहां परफॉर्म किया जाता, ठीक है। अब ये जो है कॉम्बिनेशन है डायलॉग का, मतलब देखिए, मोनोलॉग का मतलब होता है जहां कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, डायलॉग का मतलब होता है आई शुड से कन्वर्सेशन इन बिटवीन टू पीपल, एटलीस्ट टू पीपल, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो होना चाहिए तब उसको डायलॉग कहेंगे, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन होता है डायलॉग का, एक्शन का, कैरेक्टर्स का, प्लॉट्स का। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामा का एक महान आई शुड से ग्रीक पॉलीमैथ है, वो है एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने एक फेमस वर्क लिखा था जिसको पोएटिक्स के बारे में, सॉरी, जिसे पोएटिक्स के नाम से जाना जाता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी, हिस्ट्री, पोएट्री से संबंधित है। शुरुआत में जब एरिस्टोटल ने किसी भी ड्रामा के गुण बताए थे तो उसको वो पोएट्री में ही कंसीडर करता था, आपको याद रखना है ना। पोएट्री में कंसीडर इसलिए करता था क्योंकि ये टोटली वर्स फॉर्म में होते थे। वर्स फॉर्म में मतलब ड्रामा भी हो रहा है, परफॉर्मेंस भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिदमिक पैटर्न है ना, रिदमिक पैटर्न है, प्रॉपर मीटर फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो पहले के ड्रामा हुआ करते थे वो वर्स फॉर्म में होते थे, इसलिए इन्होंने इन ड्रामाओं को पोएट्री कहा, है ना, इनने, अरिस्टोटल साहब, ठीक है, याद रखना। अब इसी पोएटिक्स वर्क में इन्होंने जो है ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, इस प्लॉट को किसी भी ड्रामा की सोल कहा है ना।
कोई भी ड्रामा जो होता है मेनली 5 एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, और वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्लॉट, हम सबको पता है प्लॉट क्या होता है। प्लॉट क्रमबद्ध घटनाओं का घटित होना, जो कोई अर्थ निकाले, जो जो दर्शक है उनको देखने में समझ आए, है ना। तो इस प्रकार के क्रमबद्ध घटनाओं के क्रम को हम प्लॉट के नाम से जानते हैं। और कोई भी कहानी विदाउट प्लॉट नहीं होती है। प्लॉट अभिन्न अंग है किसी भी नरेशन का, किसी भी स्टोरी के नरेशन का, है ना। उसको प्लॉट कहते हैं। अब इसका जो अगला है वो है कैरेक्टर। ये एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, है ना, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ठीक है। अगला जो होता है कैरेक्टर होता है। तरह तरह के जो सोसाइटी में कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास किया जाता है कि डिफरेंट वैरायटीज के कैरेक्टर्स को स्टेज पर लाया जाए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, है ना। जिस प्रकार से सोसाइटी चल रही है ना, जिस प्रकार के लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स स्टेज पर आएंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ कनेक्शन आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विटनेस कर रहे होंगे ऐसे कैरेक्टर्स को, है ना। तीसरा जो इसका अंग होता है वो होता है थॉट, है ना। थॉट क्या होता है? थॉट कोई भी एक आइडिया, है ना, जो कह सकते हैं, जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे मैं हूं, है ना, मैं किसी कैरेक्टर का, आई शुड से मैं किसी प्ले का कोई कैरेक्टर हूं, है ना। और मेरे मन में कोई विचार चल रहा है ना, डीपन विचार चल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरी मेहनत जो है सार्थक रूप से जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन डिटेल डेप्थ को नापने का प्रयास करूंगा मैं, कैरेक्टर की डेप्थ को, किसके द्वारा? किसके द्वारा? एक लैंग्वेज के द्वारा, है ना। हमारी अपनी जो लैंग्वेज होती है ना, किसी भी व्यक्ति की जो लैंग्वेज होगी, ऐसी डिवाइस को कह सकते हैं। जब आप किसी कैरेक्टर के मन में झांकने की कोशिश करते हो ना, तो उसको या तो असाइड बोल लो, है ना, असाइड बोल लो, या फिर सॉलिलॉकी बोल लो, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो थॉट होता है ये भी अभिन्न अंग है ना। जब तक आपके पास एक क्लियर थॉट नहीं होगा, तब तक आप अपने प्लॉट को अट्रैक्टिव नहीं बना पाएंगे। प्लॉट क्या है? एक लड़का था, ठीक है, और वो पढ़ने के लिए आया था, 3 साल में आईएएस बन गया। ये क्या है? इट इज अ बेसिक प्लॉट। लेकिन जब आप इसमें थीम्स डालना शुरू करोगे, प्रॉपर एलिमेंट्स दोगे, प्रॉपर थॉट दोगे कि वो क्यों आया था, उसने एक व्यक्ति को देखा जिसको देख के वो कहीं ना कहीं प्रेरित हुआ, तो उसको लगा कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के जो थॉट्स इनकॉर्पोरेट करे जाते हैं, जिनकी वजह से जो प्लॉट है वो सार्थक नजर आता है। इस प्रकार के कुछ थॉट्स जो है वो अभिन्न अंग बन जाते हैं ड्रामा का, है ना। तो ये डिपेंड करता है, हर एक ऑथर की अपनी, आई शुड से, पोएटिक लिबर्टी होती है। वो अपने हिसाब से अपने ड्रामाओं में, अपनी पोएट्रीज में ना थॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला जो इसका अभिन्न अंग है वो है डिक्शन। ठीक है। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन आप कह सकते हैं वर्ड्स, है ना, वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, है ना। जब आप किसी भी नॉवेल को, किसी भी ड्रामा को, किसी भी पोइट्री को लिख रहे होते हैं, तो उनमें शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। यदि आप अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, उदाहरण के तौर पर यदि आज मिस्टर शशि थरूर कोई भी ड्रामा या नॉवेल लिखने बैठते हैं, आपने उनकी वोकैबुलरी सुनी होगी कितनी हाई है। अब ऐसा व्यक्ति जब कोई वर्क लिखने बैठेगा, हाई वैरायटी ऑफ डिक्शन इस्तेमाल करेगा, तो आधी जनता के तो समझ में यही नहीं आएगा कि इन्होंने लिखा क्या। तो फिर लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए जो डिक्शन होता है ना, वो भी एक ड्रामा का अभिन्न अंग होता है। डिक्शन जो आपकी शब्द शैली है, कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि ज्यादातर लोगों को, या कम से कम आम जन को तो समझ लिया है ना। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? कम से कम आम जन को तो वो समझ आना ही चाहिए। ठीक है। अब डिक्शन में, इसमें कई बार स्ट्रक्चर भी आ जाता है ना, स्ट्रक्चर। डिक्शन स्ट्रक्चर कैसे आता है? हर कहानी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना। स्ट्रक्चर जैसे कह सकते हैं घटनाओं का क्रम, किस तरह उसे क्रमबद्ध बनाया जाए। जैसे पिछले समय में आपने जो कहानियां देखी हो, जो परफॉर्मेंस देखे हो, जो स्क्रीन प्ले होते हैं ना मूवीज के, जो मूवी हैं वो
ड्रामा का ही डेवलप्ड वर्जन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके स्क्रीन प्ले लिखे जाते हैं। तो पहले जो कह सकते हैं जो प्लेस हुआ करते थे, जो मूवीज हुआ करती थी, उनके लीनियर प्लॉट चलते थे। लीनियर कैसे? जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, है ना, समय के साथ स्कूल जाना शुरू किया, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना, और अंत में जो है उसका कह सकते हैं देहांत हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक लीनियर प्लॉट है, सीधी लाइन में चल रहा है। यदि वहीं आप आज की मूवीज को उठा के देखें तो आजकल की मूवियों में ऐसी हालत है, मूवीज में, है ना, ड्रामास में ले लीजिए, कैरेक्टर्स डायरेक्ट कोई एक्शन करता हुआ दिखाया जाता है ना, या कोई भी कैरेक्टर्स अलग अलग एक्शन करते हुए दिखाए जाते हैं ऑल ऑफ सडन। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हीरो है किसी मूवी का या फिर किसी ड्रामा में कोई हीरो है ना, और वो किसी को शूट करता हुआ दिखाया जाता है शुरुआत में, है ना, फिर उसके बाद में उसने जो शूट किया है उसका फ्लैशबैक में पूरा सीन दिखाया जाता है कि इसने क्यों शूट किया, कहानी कहाँ से आई। तो इस प्रकार के जो नरेटिव होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी कहानी के, है ना। तो स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, स्ट्रक्चर भी एक अभिन्न अंग है ना, जो डिक्शन के अंतर्गत आता है एलिमेंट ऑफ ड्रामा में। अगला जो इसका भाग है वो है मेलोडी। मेलोडी कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, है ना, जो प्ले के दौरान बजाया जाता है। जैसे ग्रीक ड्रामाओं में क्या होता था, ज्यादातर समय जो जो कह सकते हैं जो स्टेज स्टेज का प्रेजेंटेशन होता था, ड्रामा का मोचन होने से जस्ट पहले ही कोरस आते थे और बताने का प्रयास करते थे। जैसे सपोज ऑडिपस रेक्स को ले लीजिए, ठीक है, मैं कोरस हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बोलूंगा ये कहानी है एक ऐसे अभागे लड़के की जिसने पूरी चाहत थी, पूरा प्रयास किया, सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी किस्मत को, डेस्टिनी को रोक नहीं पाया, है ना। कैसे? उसने पूरा प्रयास किया कि वो अपने पिताजी का मर्डर बड़ा होके ना करे, अपनी माँ के साथ शादी ना करे, लेकिन अंत में वही हुआ। ये एक ऐसे अभागे व्यक्ति की कहानी है। इतना कोरस देने के बाद में जब मैं ये कोरस दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा हो, और उसी म्यूजिक को हम मेलोडी कह सकते हैं। समझ रहे ना? तो ये भी एक अभिन्न अंग है। अगला जो आता है वो है आपका स्पेक्टिकल, ठीक है। अब स्पेक्टिकल क्या? स्पेक्टिकल, जब आप कभी कोई ड्रामा देखते हैं ना, तो जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो वहां जहां जो प्रोटागोनिस्ट एक्ट कर रहा होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई सीनरीज होती है ना, कई बार अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, स्टेज को रियलिस्टिक बनाने का प्रयास किया जाता है बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके, तो इसको स्पेक्टिकल कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार से ये जो है ये 6 एलिमेंट्स हैं किसके? ड्रामा, है ना, ग्रीक ड्रामा के। एरिस्टोटल ने इनको बताया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया इसका, है ना, एरिस्टोटल का। अब आगे चलिए सर, आप देख। यस, ग्रीक ड्रामा की शुरुआत अराउंड 5th सेंचुरी बीसी ही हुई थी, ठीक है। और इसको हम वेस्टर्न ड्रामा का जन्म स्थान बता सकते हैं, है ना। ट्रेजेडीज के लिए एंशियंट टाइम में, ग्रीक टाइम में सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, एस्चाइलस, इनको देखा जाता है ना। आप इनमें एक चीज बहुत कॉमन देखेंगे, वो ये कि जब ये लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे होते थे ड्रामास को, तो इनके जो प्लॉट्स होते थे वो रिपीटेड सेम प्लॉट्स होते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑडिपस को ले लीजिए, ऑडिपस रेक्स को सोफोक्लेस ने लिखा, कहीं ना कहीं इसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट किसी प्रकार की एस चाइलस ने भी लिखी है ना। इसी प्रकार से जो मैं कहना चाहता हूँ, इनके जो प्लॉट हुआ करते थे किसी नोबल व्यक्ति के बारे में होते थे, या तो वो कोई राजा हो या राजा की लीनिएज से आया हो, है ना। कुछ इस प्रकार की सेम कहानियों को ये डिफरेंट डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास करते थे, तो कहानियां सेम होती थी,
ग्रीक ड्रामाओं में और मॉडर्न ड्रामा में ये अंतर है कि आज के जो ड्रामा है वो पूर्णतः बाध्य नहीं है कि उनको इलीट क्लास का या रॉयल क्लास का कोई हीरो चूज करना है। उनमें बदलाव शुरू हुआ है ना, समय के साथ धीमे धीमे बदलाव आता गया कुछ इस प्रकार से। अब उदाहरण के तौर पे आप एलिजाबेथन ड्रामा को ही ले लीजिए। जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति इंग्लिश ड्रामा में जिसने किसी कॉमन व्यक्ति को हीरो बनाया वो था क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टस को ले लीजिए, कोई भी ऐसा कोई फेमस एलिट तो था नहीं वो, ना ही वो किसी रॉयल क्लास से आता था। वो एक सिंपल सादा स्कॉलर था जिसको कई सब्जेक्ट्स का ज्ञान था, है ना। उसके बाद में आप टेम्बरलेन द ग्रेट को ले लीजिए, तैमूर लंग को, है ना, वो भी क्या एक सेफर्ड था। तो कहीं ना कहीं ऐसे ड्रामेटिस्ट ने जो कॉमन बीइंग था उनको प्रोटोगोनिस्ट बनाने का प्रयास किया अपने ड्रामास में, जबकि ग्रीक ड्रामा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है। अब ये जो लोग थे, सोफोक्लिस हुए, यूरिपिडीज हुए, एस्चाइलस हुए, ये लोग लिखा करते थे उस समय पर ट्रेजेडी। ठीक है। और कॉमेडी जो लिखते थे वो लिखते थे एरिस्टोफेंस एंड मेनेंडर। ठीक है, ये लिखते थे। अब मेनेंडर हुआ ये कॉमेडी ऑफ, सॉरी, कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए जाने जाते हैं मेनेंडर, है ना। वहीं एरिस्टोफेंस की कॉमेडी को ओल्ड कॉमेडी कहा जाता है। इनके द्वारा एक फेमस वर्क है फ्रॉग। ठीक है, ठीक है, याद रखना है ना। चलिए, अब हम इसमें आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डीप डाउन ऑथर्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझता हूं आपको अत्यंत आवश्यकता है। टची इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि ड्रामा क्या है, कैसे, है ना। ड्रामा इन यूरोप फेडेड आफ्टर रोम, है ना। जैसे ही कह सकते हैं रोम का साम्राज्य फैलना शुरू हुआ, जूलियस सीजर गद्दी पे आया, बट रिवाइव इन द मिडिल एजेस थ्रू चर्च प्लेस, है ना। जैसे मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, है ना। ये जो है ना, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, इन सब प्लेस को मैं इंग्लिश प्लेस में बांटने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, क्या क्या गुण हो सकते हैं, है ना, किसके, ग्रीक ड्रामा, वो देखिए। देखिए, इनका जो ओरिजिन हुआ करता था वो रिलीजियस होता था। ठीक है। ड्रामा बिगिन एज पार्ट ऑफ फेस्टिवल, है ना। जो फेस्टिवल्स होते थे ना उनका पार्ट होते थे ड्रामा। ऑनरिंग डायनासस, ये गॉड थे, गॉड ऑफ वाइन थे, है ना। फर्टिलिटी एंड थिएटर, ये जो गॉड थे डायनासस, ये गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड थिएटर हुआ करते थे। और कह सकते हैं इनके नाम से एक ग्रीक थिएटर भी एथेंस में। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, मोरल इंस्ट्रक्शन, है ना। जब ये ड्रामा कहीं ना कहीं स्टेज पे परफॉर्म कराए जा रहे थे तो इनका कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होता था, ये एक अर्थ कन्वे करते थे, है ना। इनका रिचुअल, रिचुअल बोले तो उनकी सोसाइटी, उनके जो सामाजिक जो रिचुअल होंगे ना, जो जैसे कोई पूजा पूजा करता है तो कैसे करता है ना, किस प्रकार के ढंग ढौर होने चाहिए उनके, है ना। स्पिरिचुअलिटी उनकी जो गॉड के प्रति सर्विस है ना, कहीं ना कहीं गॉड के साथ जो जुड़ाव है वो, और या फिर मोरल इंस्ट्रक्शन, है ना, ये था। चलिए, अब इनका जो परफॉर्मेंस जो स्पेस हुआ करता था जहां ये लोग ड्रामास को परफॉर्म किया करते थे, उनका थोड़ा सा थिएटर का स्ट्रक्चर जान लीजिए। इनका जो थिएटर हुआ करता था उसको रोमन एम्पी थिएटर के नाम से जाना जाता है। रोमन एम्पी थिएटर, एक आपने ग्लैडिएटर के नाम से मूवी देखी हो जिसमें बीच में खोला हुआ मैदान हुआ करता था और चारों साइड से ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी, उन पर बैठने के लिए ऐसी जगह बनी रहती थी, है ना। तो इस प्रकार के थिएटर को हम रोमन एम्पी थिएटर के नाम से जानते हैं, है ना। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसके तीन भाग होते हैं। ऑर्केस्ट्रा, ये
सर्कुलर स्टेज होती है कोरस के लिए। कोरस मैंने बताया, कोरस ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या मोर देन वन पीपल हो सकते हैं। हालांकि जब आप एलिजाबेथन ड्रामा में जाएंगे तो वहाँ कोरस एक सिंगल व्यक्ति भी हुआ था, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स में बैगनर करता है पहले और तीसरे एक्ट में, है ना। और स्कीन क्या होता है? स्कीन बैकग्राउंड बिल्डिंग फॉर सीनरी, है ना, जो कह सकते हैं जो जो स्टेज है ना उनकी, जो बीच में जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनके पीछे एक काइंड ऑफ कह सकते हैं दीवार सी होती थी, है ना, और उस पर सीनरी वगैरह उकेरी हुई होती है, तो इसको स्कीन बोलते हैं। थिएट्रन क्या चीज है? थिएट्रन जैसे आप मान लीजिए ये वो स्पेस है, ठीक है, ये स्टेज है और यहाँ बिल्डिंग बनी हुई, बिल्डिंग नहीं सॉरी दीवार बनी हुई है, इस पर सीनरीज बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में ये ऐसे करके ऐसे 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 मैंने ये बहुत सारी चीजें इस पर लाइनें खींच दी। अब ऐसे करता हूँ, ये सीढ़ियाँ बनती चली जाएंगी, ठीक है। ये जो सीढ़ियाँ बनेंगी इन पर लोग बैठेंगे तो इन्हीं को थिएटर कहा जाता है। जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और ये सीढ़ी दर सीढ़ी इसकी कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है ना। जैसे आपने एल टी देखे होंगे, एल टी क्लासेस, है ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट एक्चुअली नो द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ क्लास, है ना, शायद एल टी बोला जाता होगा, जिनमें सीढ़ी सीढ़ी ऊपर सीढ़ी ऊपर सीढ़ी ऊपर होती है, जिससे बच्चे की सबकी शकल जो है कहीं ना कहीं प्रोफेसर को या टीचर को दिखे, ठीक है। अब जो ग्रीक ड्रामास हुआ करते थे उनमें कोरस का इस्तेमाल होता था, है ना। सुन, ये जो कोरस हुआ करता था वो कमेंट करता था एक्शन पे कि अब क्या होने वाला है आगे, है ना। ये कहीं ना कहीं ऑडियंस का मार्गदर्शन करता था कि प्ले में क्या होने को है, ये ज्यादा भी हो सकती थी। रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी पब्लिक ओपिनियन, और बीच बीच में जब कोई घटना घटित हो रही होती थी, जैसे फिर से एक बार दोबारा एग्जांपल ले लूंगा ओडिपस रेक्स का। जैसे ओडिपस के साथ जब ये घटित हो रहा था, जैसे ओडिपस की कहीं ना कहीं शादी हो गई उसकी माँ के साथ, उसको पता ही नहीं चला, है ना। जब ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो जब कोरस आएगा इन बिटवीन, है ना, तो जब कोरस आएगा तो वो आके बोलना शुरू करेगा। क्या बोलना शुरू करेगा? बोलना शुरू करेगा या फिर बोलना शुरू करेंगे ज्यादा होंगे तो, कि ये तो विधि का विधान था, उसने बहुत प्रयास किया इसे रोकने का लेकिन रोक नहीं पाया, कर भी क्या सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बैठ के ड्रामा देख रहा होगा वो भी सेम यही सोचेगा। कह सकते हैं एक पब्लिक ओपिनियन भी हो सकता है ना। चलिए, एंड गेव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जैसे कहानी चल रही है कोई, ठीक है, कहानी चल रही है तो आप मान के चलिए, हाँ जैसे मैं हूँ, मेरी कहानी चल रही है, मैं स्टेज पर हूँ, है ना, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो जब वो मेरा फ्लैशबैक दिखाने का प्रयास करेंगे तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी कोरस के द्वारा, ना कि मुझे एक्ट करते हुए प्रीवियस ईयर्स में दिखाया जाएगा। इसका एक रीजन हुआ करता था, मिस्टर एरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज दी थी, है ना। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, ठीक है। ये 3 यूनिटी दी थी एरिस्टोटल में। किसी भी ड्रामा को प्रॉपर फॉर्म में रखने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी था और इन तीनों का इस्तेमाल करते थे। अगर ये लोग प्रयास करेंगे किसी कैरेक्टर के पास्ट को दिखाने का तो वो यूनिटी ऑफ कह सकते हैं टाइम का जो है उल्लंघन हो जाए, है ना, समझ आ रहा है, या फिर यूनिटी ऑफ एक्शन का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वो जो घटना बता रहे हैं वो सिंगल डे की, ठीक है, समझ आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके जो एक्शन है वो घटित प्रेजेंट में हो रही है आप तुरंत ही उसको पास्ट में ले जाओगे, पास्ट को दिखाना शुरू कर दोगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो 3 यूनिटीज हैं वो एरिस्टोटल ने दी है ना, और इनका संबंध एंशियंट ग्रीक ड्रामा के साथ है, ये भी आपको नहीं भूलना है। आप जब एलिजाबेथन ड्रामास में जाएंगे तो जो प्ले राइट्स हुआ करते थे उन्होंने यूनिटीज को फॉलो करने से कह सकते हैं बिल्कुल ही मना कर दिया, या फिर वो रेडी नहीं थे यूनिटी फॉलो करने के लिए।
ऑन द अदर हैंड यदि आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो जब फ्रांस में ड्रामा पनप रहा था, अच्छी स्टेज पर था, जैसे मुलायर हुआ, रसायन हुआ, ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं फ्रांस से, तो वो कहीं ना कहीं इन तीनों यूनिटीज का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, है ना, जिसको लिखा है मिस्टर जेडी ने, जॉन ड्राइडन ने। तो उसमें वो कमेंट्री भी करते हैं कि आप लोग, मतलब एक माउथ कैरेक्टर होता है उसमें, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में वो कहता है कि आप जो फ्रेंच पीपल हैं, आप जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं, आप लोग तीनों यूनिटीज का इस्तेमाल कर लें, ऑल टुगेदर हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से उसमें कह सकते हैं कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। ये मैंने आपको एक रेफरेंस बता दिया, है ना। और जो है मोरल गाइड की तरह भी कोरस जो है काम करते थे एंशिएंट प्लेस। मोरल गाइड की तरह ऐसे, जैसे किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया, तो जो कोरस स्टेज पर आएगा वो कहेगा, मैं समझता हूँ एक अच्छी सोसाइटी में ऐसे किसी कृत्य की तो कोई जरूरत नहीं, और ना ही ऐसी जगह है, और ना ही किसी को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को मोरल वैल्यूज कन्वे करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसी में एक्टर्स और मास्क के बारे में बताने वाला हूं। सुन, ओनली मेल एक्टर्स परफॉर्म्ड, वीमेन वर नॉट अलाउड, है ना। जो इसमें क्या है, इसमें केवल जो आई शुड से के जो एक्टर्स हुआ करते थे, पहली बात तो ऐसी, जो लोग इनमें एक्ट करते थे उनकी कोई सैलरी नहीं होती थी, जैसे आजकल आप देखेंगे करोड़ों में पैसे कमा रहे एक्टर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, है ना। और विशेष इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं कि उन एक्टर्स को हायर कौन करता था, क्या विशेष प्रक्रिया होती थी। हालांकि जब हम आगे चलेंगे, इंग्लिश ड्रामा के संबंध में बात करेंगे, तब मैं आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है ना। वुमेन अलाउड नहीं थी, केवल मेल परफॉर्म करते थे, और जब उनको फीमेल का परफॉर्म करना होता था तो फीमेल कॉस्ट्यूम पहन के आते थे, है ना, और किसी विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे जैसे वो फीमेल लगे, ठीक है। वो मास्क पहनते थे, है ना, रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना, अलग अलग कैरेक्टर्स को दर्शाते थे। एम्पलीफाई वॉइस, जैसे मैं बच्चा हूँ तो थोड़ी सी ऐसी मतलब आवाज करने बोलने का प्रयास करूंगा, वहीं थोड़ा बूढ़ा हूँ तो अरे बेटा, कुछ इस प्रकार से, ये एम्पलीफिकेशन होता है ना, एम्पलीफिकेशन होता है ये वॉइस का, है ना। तो इसका भी इस्तेमाल करते थे, है ना। एक्सप्रेस इमोशंस क्लियरली टू लार्ज ऑडियंस, इनका पूर्ण प्रयास होता था, जो इनका ड्रामा है जो बना है पिटी और फियर को अराउज करने के लिए, और उन दोनों के द्वारा उनके इमोशंस का परगेशन करने के लिए, है ना। परगेशन मतलब पिटी और फियर के द्वारा जो जनता है कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट कर पा रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसको परगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप टाइप ऑफ ग्रीक ड्रामा देख लीजिए। मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं इसको एंगेजिंग बनाने का, उम्मीद करता हूं आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। ये ग्रीक ड्रामा के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना। सुनिए, टाइप ऑफ ग्रीक ड्रामा, है ना, ट्रेजेडी, सीरियस प्लेस अबाउट फेट, है ना, डाउनफॉल ऑफ हीरोज जैसे एस्चाइलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडेस, ठीक है। ये कुछ फेमस प्ले राइट्स हैं, है ना। चल, फेट और डाउनफॉल ऑफ हीरोज, इसमें ये बताया जाता है। एक बात बताइए, एक कह सकते हैं एक विशेष थॉट है जो कहीं ना कहीं पोएटिक्स से रिलेटेड है, जिसका जो कह सकते हैं अपना अपना जो थॉट है वो प्रोजेक्ट किया मिस्टर एरिस्टोटल ने। वो कैसे, कि वो कहते हैं यदि आप किसी कैरेक्टर की ट्रेजेडी देखना चाहते हो और प्रॉपर फियर और पिटी चाहते हो, अगर मैं आपको पहले ही किसी गरीब आदमी को दिखाऊं, शुरू से ही वो एक ही लेवल पर चला रहा है ना, उसके खाने के बांधे हैं, ज्यादा कुछ खाने को नहीं, तो आपको उसके केस में एकदम से ज्यादा पिटी फील होगी, या फिर मैं एक ऐसा कैरेक्टर दिखाऊं जो बहुत रिच है ना, प्रॉपरली चीजों को कह सकते हैं शो ऑफ कर रहा है, 10-10 लोग लगे हुए हैं आगे पीछे, एकदम से वो गरीब होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, एकदम से वो गरीब होता है और फिर देखेंगे धीमे धीमे उसकी फैमिली में एक मर गया, दो मर गए, तीन मर गए, पूरी फैमिली मर गई।
अंत में जाके खुद एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ इंसान को ज्यादा पेन होगा। तो जो ट्रेजेडी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली कहीं ना कहीं सूटेबल होती है हायर क्लास के लिए, और आई शुड से एलीट पीपल, और अ पर्सन हु केम फ्रॉम अ रॉयल लिनिएज, है ना। तो इस प्रकार से तो हाई क्लास का व्यक्ति होगा तो उसको यदि हम प्रोटैगोनिस्ट बनाएंगे तो ट्रेजेडी ज्यादा सूटेबल होगी। यही कारण था एंशियंट प्लेराइट्स का हाई क्लास और कह सकते हैं या राज घराने के व्यक्तियों को मेन लीड या हीरो बनाना, है ना। वही इनका विचार कॉमेडी के विषय में ऐसा था, कॉमेडी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जच सकती है जो व्यक्ति बहुत रिच ना हो, मिडिल क्लास का व्यक्ति हो। यदि कोई राजा होगा तो उस पर कॉमेडी कहीं ना कहीं कह सकते हैं मतलब एडजस्टेबल नहीं लगेगी, वो कहीं ना कहीं एक अर्थ नहीं दे पाएगी, है ना। जैसे कि अब कोई रिच इंसान है, रिच इंसान पे कॉमिक एलिमेंट जचेंगे नहीं, लेकिन वहीं एक कह सकते हैं मिडिल क्लास का व्यक्ति है ना, जिसपे कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है या फिर उसके साथ कोई दो चार नौकर वगैरह साथ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बेस बनाकर कॉमेडी लिखी जाए, ऐसा मानना था मिस्टर एरिस्टोटल का। और ये सारी चीजें मैं आपको पोएटिक्स से बता रहा हूँ, इसमें पीडीएफ में ये कहीं विवरण नहीं। सुनिए, कॉमेडी ये सैटारिकल होते थे, मॉकिंग पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ऊपर ये सटायर लिखते थे, और सोसाइटी से रिलेटेड होते थे ये सटारिकल, मॉकिंग पॉलिटिक्स और सोसाइटी, है ना। इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं अरिस्टोफेन, है ना, और मिनेंडर, ये दोनों। चल, अब सर्टर प्ले क्या होता है? शॉर्ट कॉमिक प्ले परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रेजेडीज, है ना, विद क्रूड ह्यूमर एंड मिथिकल सटायर, है ना। एक प्रकार का ये भी प्ले होता था, कहीं ना कहीं जब कह सकते हैं जो ऑडियंस है वो रो रहा के बैठी है ना, परगेशन के बाद, उनके इमोशन का परगेशन होने के बाद रो रहा के बैठी, तो कुछ इस प्रकार के प्ले का भी मंचन किया जाता है उनके सामने, जिससे ये उनका थोड़ा लाइट हार्टेड हो जाए, है ना, दिल। चल, अब थीम्स की बात कर लेते हैं, जो थीम्स हुआ करती थी। थीम्स, फेट वर्सेस फ्री विल, एग्जांपल है इसका ओडिपस रेक्स। कैसे? इसकी फ्री विल ये थी, इसको पता चल गया था, इसके माता पिता ने इसको त्याग दिया था, क्योंकि टायरेशियस नाम के एक अंधे व्यक्ति ने, टायरेशियस ने एक भविष्यवाणी की थी कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने बाप को मारेगा, उसके बाद में आपसे शादी करेगा, मतलब माँ से शादी करेगा। तो इसी भविष्यवाणी से बचने के लिए माता पिता, राजा रानी दोनों अपने बच्चे को त्याग देते हैं, एक कह सकते हैं सैफर्ड को देते हैं, और कहते हैं कि इसको ऊपर पहाड़ी से फेंक देना, लेकिन वो नहीं फेंकता है, वो जाके किसी और किंगडम के राजा को बच्चे को सौंप देता है, जस्ट बिकॉज वो चाहता था, क्योंकि जो किंग था दूसरा वाला, उसके कोई औलाद नहीं थी, है ना। तो उसके बाद उसने उसे पालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही इसको पता चला ऑडिपस को कि मेरी डेस्टिनी में ये होना लिखा है, तो ये अपने फॉस्टर मदर फादर को छोड़ के दूर भाग जाता है। ये सोचता है कि मैं इनके साथ ही नहीं रहूंगा तो ट्रेजेडी कैसे हो जाएगी, क्योंकि वो उनके अपना कह सकते हैं वो जो माता पिता थे उनको बायोलॉजिकल माता पिता मान रहा था, जबकि वो थे नहीं। तो उनसे दूर भाग के आता है, और अंत में ट्रेजेडी ऐसी लिखी होती है कि बीच रास्ते में एक लड़ाई में, एक द्वंद में अपने पिताजी का सर कलम कर देता है, उसके बाद में पिताजी के ही किंगडम में पहुंच के अपनी माँ से शादी। तो उसकी जो फ्री विल थी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन जो फेट में लिखा था वही हुआ। तो ये थीम हो। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड, जैसे वॉर ऑफ ट्रॉय आपने देखा हो, है ना। उसमें किस प्रकार से युद्ध में भगवान भी हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की कुछ थीम्स भी देखने को हमको मिलती थी, और इसी प्रकार की थीम को हम कहीं ना कहीं यदि देखना चाहें तो ओडिसी में देख सकते हैं, है ना, जिसको होमर ने लिखा है ना। अब इसमें मोरल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई मोरल मैसेज कन्वे करने की, ये हम थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ करती थी ग्रीक ड्रामास में। अब ह्यूब्रिस क्या है? ये एक्सेसिव प्राउड है जो लीड करता है डाउनफॉल के लिए। कोई भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा घमंडी है ना, बहुत ज्यादा
कह सकते हैं शो ऑफ करता है ना। और अंत में जैसे उदाहरण के तौर पर यूब्रिस देख सकते हैं आप। क्रिस्टोफर मार्लो ने एक प्ले लिखा था, जीव ऑफ माल्टा, है ना। माल्टा नाम के आइलैंड का एक जीव था, बहुत पैसे वाला था। ऐसा कहा जाता था कि जितना माल्टीज गवर्नमेंट के पास पैसा था ना, या कह सकते जितना माल्टीज राजा के पास पैसा था ना, उसकी उससे आधा पैसा इसके पास था, ऐसा कहा जाता था, है ना। तो उसका यूब्रिस ये था कि वो किसी को नहीं छोड़ता था, ए टू जेड सबको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करता था, है ना। तो अंत में जब समय आया तो कहीं ना कहीं वो इतना क्लचेस में फंस गया, और जो उसके डाउनफॉल का कारण बना वो था उसका एक्सेसिव प्राइड, कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार से ऐसा कैरेक्टर, है ना। अब मैंने आपको ये यूनिटीज के बारे में थोड़ी देर पहले ऊपर बता दिया था, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। देखिए सर, यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये एरिस्टोटल के द्वारा दी हुई यूनिटीज हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, जो भी घटना घटित हो रही है वो 24 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन जो बाद के प्ले राइट आए, मॉडर्न प्ले राइट्स आए, है ना, उन्होंने इसको मानने से कहीं ना कहीं मतलब इनकार कर दिया होगा, वो स्वीकार इसको नहीं करते थे। यूनिटी ऑफ प्लेस, वन सेटिंग, एक ही सेटिंग होनी चाहिए, एक जगह पूरी घटना का चित्रण किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो नाम का व्यापारी होता है। वो व्यापारी के अलग अलग जगह अलग अलग सागर में शिप गए होते हैं, है ना। कह सकते हैं जो मर्चेंट से रिलेटेड वर्क्स होते हैं ना कहीं बिजनेस करता था शिप के थ्रू, तो अलग अलग सीज में गए हैं। लेकिन उसमें क्या दिखाया जाता है, एक साथ में उसको इन्फॉर्मेशन आती है कि उसके सारे शिप डूब गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे जो जितने भी शिप थे, जितने भी अलग अलग सागरों में या महासागरों में शिप गए हुए थे, क्या सब में एक साथ ज्वार भाटा आ गया? तो ये कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ प्लेस का उल्लंघन करता है। अब यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना, जो भी कहानी चल रही है उसमें केवल एक ही प्लॉट होना चाहिए, कोई भी दूसरा सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मेरी कहानी बताई जा रही है तो टोटली जो कहानी है मेरी लाइफ के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए, बीच में किसी और की कहानी ना। लेकिन इसका प्रयोग बहुतायतता के साथ प्रेजेंट में होने लग गया, बीते कुछ बरसों से हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने रन मूवी देखी हो, तो वो कहानी थी अभिषेक बच्चन की, लेकिन जब आप उसमें बीच में देखेंगे तो कहीं ना कहीं विजय राज को थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है, उसकी कहानी अलग से चल रही है क्योंकि वो उस कहानी का सब प्लॉट है ना। और ऐसे सब प्लॉट को मॉडर्न ड्रामा में इंटरल्यूड के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा, चलिए अब लैंग्वेज और स्टाइल के संबंध में बात कर लेते हैं हम। हाईली पोएटिक होती थी लैंग्वेज, एलिवेटेड होती थी, ऑफन रिटन इन वर्स विद लिरिकल सॉन्ग्स बाय कोरस। वर्स में इसको मोस्टली लिखा जाता था, ऐसा नहीं था कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैंक वर्स में एक मीटर का इस्तेमाल होता है जिसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। प्लस इसमें राइमिंग नहीं होती, मतलब यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ और यदि मैं इसमें मीटर का प्रयोग करूँ तो ये मतलब काइंड ऑफ डायलॉग टाइप का आपको थोड़ा सा महसूस होगा। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी एंशियंट प्ले राइट्स की, ग्रीक में, ग्रीस, है ना, एथेंस में, तो इनका क्या था, इन लोगों की लैंग्वेज पूर्णतः पोएटिक होती थी, एलिवेटेड होती थी, मतलब कुछ इस प्रकार से किसी चीज का वर्णन करना कि हाईली डिग्निफाइड लगे कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी कैरेक्टर। और लिरिकल सॉन्ग्स बाय कोरस, है ना। नो प्रोज नो कैजुअल डायलॉग, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब हम दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कैजुअल डायलॉग, है ना, हम दोनों के बीच में आपसी भावों का आदान प्रदान हो रहा है। और ये प्रोज में है ना, पोइट्री में नहीं है, पोएटिक नहीं है। अगर पोएटिक में होता तो मैं इसको गा के बोल रहा होता कहीं ना कहीं, है ना। वहां बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ करता था, सारी चीजें पोएटिक में हुआ करती थी। इसीलिए तब के ड्रामा को, जब ये एस्चाइलस हुआ, यूरिपिडीज हुआ, इन सबसे पहले जब एरिस्टोटल आके गए तो तब वो कहीं ना कहीं वे कहते थे, है ना, इसीलिए उन्होंने पोइट्री के अंडर ड्रामा को कंसीडर किया। ठीक है, आगे समझ में।
अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये कहीं न कहीं मैं ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल कर रहा हूँ। यदि आप मुझे कॉन्स्टेंटली एक कैरेक्टर देख रहे हैं जो बस पढ़ा रहा है और आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो इस केस में मैं जनरली कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल हूँ, है ना? लेकिन जैसे ही मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा तो इसको ही ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल कहा जाता है, और ये रिस्टोरेशन ड्रामा में बहुत अधिक देखने को मिलता है ना? चलिए, अब इनमें लिमिटेड एक्शंस और कैरेक्टर्स हुआ करते थे, है ना? लिमिटेड एक्शन एंड कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स ऑन स्टेज एट वंस, है ना? मतलब कम ही कैरेक्टर एक बार में स्टेज पे हुआ करते थे। थ्री एक्टर्स मैक्सिमम इन ट्रेजेडी, है ना? ज्यादा से ज्यादा तीन कैरेक्टर ट्रेजेडी में एक बार स्टेज पे होते थे। मोर फोकस ऑन डायलॉग, मोरल रिफ्लेक्शन देन फिजिकल एक्शन, है ना? डायलॉग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। डायलॉग्स होंगे लेकिन वर्सिफिकेशन फॉर्म में, है ना, गा के। और जो मोरल रिफ्लेक्शन है, कहीं ना कहीं जो मोरल इंटीग्रिटी है, जो मोरल थॉट है किसी भी कैरेक्टर का, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यदि ये देखें, ये जितने भी ये प्रोटोकॉल नियम कानून है ना, ये इन सबको तोड़ दिया था, है? जितनी भी इनकी थीम्स है ना, सारी थीम्स को बदल दिया इन लोगों ने। कहीं लव की हेट की बात ही नहीं करी। और लेकिन जितनी भी बाद के प्ले राइट आए हैं, है ना, आप इंग्लिश में देख लीजिए, या फिर फ्रेंच में देख लीजिए, जर्मन में देख लीजिए, जहां भी देखना है, या रशियन, जापानीज, कहीं भी चले जाइए, आप इजीली देखने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों ने जितने भी पुराने नियम थे उन सबको बदल दिया। कोई भी कह सकते हैं पोएटिक लिबर्टी के चलते समय के साथ बहुत रिफॉर्म होते गए ड्रामास में, है ना? अभी आप तीन कैरेक्टर लिखा है, अब शेक्सपियर के ड्रामास में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। काय के तीन कैरेक्टर, एक बार में 8 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर, कितने भी स्टेज में, कोई ऐसा नियम कानून ही नहीं है ना? अब ये डायलॉग और मोरल रिफ्लेक्शन पे कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं था। ट्रेजेडी है तो कहीं ना कहीं टोटल ट्रेजेडी पे फोकस हो रहा है, कॉमेडी है तो कॉमिक एलिमेंट्स पे फोकस हो रहा है ना? एक बार में एक कैरेक्टर पर फोकस नहीं हो रहा, लगातार फोकस होते चला जा रहा है। जो भी कैरेक्टर आ रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में डिफरेंट और फोकस्ड कैरेक्टर, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो है कैथारसिस है ना? ये सुन लें आप, कैथारसिस क्या होता है, इसको इमोशनल पर्जिंग कहते हैं, है ना, परगेशन ऑफ इमोशन। जब आप किसी भी ड्रामा को देख रहे होते हैं, आप यदि उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको देखने में कई बार फियर का अनुभव करते हैं कि इस कैरेक्टर के साथ ऐसा ना हो जाए कि ऑडिपस कहीं धोखे में अपनी माँ से शादी न कर ले और अंत में कर लेता है। और जब वो कर लेता है तो अपने फेट के भरोसे खुद ही अंधा हो जाता है और अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया जाता है ना? तो आपको उस पर पिटी आती है, फियर होता है। फिर आप दोनों को देख के कहीं ना कहीं आपका मन दुखी हो जाता है, इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर आंसू निकल जाते हैं, उसी को इमोशनल परगेशन बोलते हैं, और इसको कथारसिस कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म है कथारसिस, इसको जो है मिस्टर एरिस्टोटल ने ही दिया है। ठीक है, पोएटिक्स में। यहां तक टोटली मैंने आपको एंशियंट ड्रामा का डेवलपमेंट बता दिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा इंग्लिश ड्रामा के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। If you found my videos useful for you, kindly like and share my videos and do subscribe the channel. Thank you very much.